नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राममोहन शर्मा। 2024 के महामुकाबले में बेशक अभी वक्त है, लेकिन देश की सियासत में इसे लेकर सरगर्मी दिनों दिन तेज हो रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस से लेकर जेडीयू, आरजेडी और ओवैसी तक एक सुर में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में नफरत का माहौल होने का दावा करके केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी खड़गे के रास्ते पर चलते हुए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। वहीं एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी देश में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का राग अलापते नजर आए। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सीमांचल में महागठबंधन के मंच से मोदी सरकार के विरोध का बिगुल फूंकते नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर मुसलमानों को बांटने के आरोप लगाए और कांग्रेस से बीजेपी विरोधी मोर्चे पर जल्दी फैसला लेने की अपील भी की। साथ ही नीतीश कुमार बीजेपी को 100 सीटों पर समेटने का प्लान भी सबके सामने बार बार रख रहे हैं और इसी मंच से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव में अल्पसंख्यकों पर एक बड़ा दाव लगाया जा रहा है? सवाल यह भी कि नफरत की दुहाई देकर क्या विपक्ष की लड़ाई कामयाब होगी? और अगर सबका टारगेट मोदी है तो बड़ा सवाल यह कि अगर सबके सुर एक हैं तो फिर गुट जो हैं वो अलग अलग क्यों हैं, अनेक क्यों हैं? सवाल यह भी है कि क्या यह बदलाव की जो हसरत है यह सिर्फ चुनावी कसरत भर है? और हम इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे एक बड़ी बहस, पूछेंगे सवाल। लेकिन उससे पहले आपको इस मामले में अब तक का अपडेट दिखाते हैं। Most distressingly, it fuels the fires of fear and hatred against fellow Indians. It viciously targeted minorities and ignored crimes and discrimination against them, against women, against Dalits, and against Adivasis. ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये जो दंगाई है, ये जो टेररिस्ट है, टेररिज्म कर रहे हैं, उनका यूट्यूब से नहीं निकालते आप? क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल पर्पस सा हो रहा है। वो क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत को पैदा करो। सरकार की नजर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह इस बीजेपी सरकार में नहीं है। माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते? कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे। अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी। आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो मंच अलग अलग है, व्यक्ति अलग अलग हैं, लेकिन बात कमोबेश एक ही कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि माइनॉरिटी की गलती क्या है। सोनिया गांधी भी कह रही हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि दलित, आदिवासी, इनका भी कोई स्थान नहीं है, अल्पसंख्यकों का भी बीजेपी में किसी तरह का कोई स्थान नहीं है। इसी तरह की बात नीतीश कुमार भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 100 के अंदर इन्हें समेटना है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के
कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी उनकी हां का इंतजार है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर 100 से आगे ये बढ़ नहीं पाएंगे। तो सवाल यही है कि जब सबके टारगेट पर एक ही व्यक्ति है और सबका लक्ष्य एक ही है, तो फिर ये साथ साथ क्यों नहीं आते? अलग अलग गुटों में रहकर असदुद्दीन ओवैसी भी लगभग यही बात कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब जुड़े हुए हैं। अजीज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ श्रीराज नायर हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के, और इस वक्त हमारे साथ संगीत रागी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले सवाल संगीत रागी जी आपसे, ये जो सभी राजनीतिक दल हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, अलग अलग राज्यों में काम करने वाले, लेकिन मूल रूप से यही कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश इस सरकार में हो रही है और इसीलिए इसकी विदाई तय है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इससे बहुत साफ संकेत है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी है, वो माइनॉरिटी के वोट पाने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रही हैं। इनको लगता है कि हिंदुओं का वोट जो है वो तो जातियों में बटा हुआ रहता है। यदि हम मुसलमानों के वोट को गोलबंद कर लेते हैं, यदि हम क्रिश्चियनों के वोट को गोलबंद कर लेते हैं, तो हमारे लिए इलेक्शन का जीतने का रास्ता जो है वो आसान हो जाता है। दूसरी बात, देखिए, जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से खत्म हो जाती है, मुझे याद है जब श्रीमती गांधी उन चुनाव में जब हार गई थी, तो जब चारों ओर जब चुनाव प्रचार के लिए जाती थी तो यही बात थी, क्योंकि मुसलमानों का वोट जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जिस जिस राज्य में कांग्रेस एक मुश्त मुसलमानों को वोट देते हैं, वहाँ पर कांग्रेस की जीत जो है वो उसमें बहुत सुविधा होती है, और जहाँ जहाँ कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, क्योंकि कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट था वो तो क्षेत्रीय पार्टियों ने छीन लिया, जो दलित वोट था वो भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों ने छीन लिया। नतीजा ये है कि कमोबेश कुछ ही ऐसे राज्य रह गए हैं जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, वहाँ पर मुसलमानों का एक मुश्त वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी से ये जो बड़ा वोट बैंक था वो छिटक गया है। अब इस बड़े वोट बैंक को किसी भी एना केना प्रकार न पाने के लिए कांग्रेस बहुत लालायित है, बहुत उत्तेजित है, लेकिन वो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। नतीजा ये है कि वो कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का भी लेकर के चलती है, उसको लगता है हिंदू मतदाता नाराज हो जाएगा तब क्या होगा, हिंदू मतदाता यदि गोलबंद हो गया तब क्या होगा। तो ये दो स्तरों पर काम कर रहे हैं। एक तरफ तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, नतीजा उनको फिर उसमें वो नहीं मिला, लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की पीठ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर सकते हैं, तो फिर से एक बार, जैसे एक कहावत है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। समुद्र में एक पंछी चला जाता है तो बार बार वो जहाज के मस्तूल से चाहता है कि वो किनारे तक आए, लेकिन उसे पता ही नहीं लगता है और फिर लौट करके जहाज पर आ जाता है, उसे पता ही नहीं होता है। तो यही कांग्रेस की दुविधा है, कांग्रेस को पता ही नहीं है कि वो किस दिशा में जाना है, बिल्कुल रागी साहब, किस दिशा में काम करना है। नतीजा है कि वो पिटी पटाई, जैसे और जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। आप ये कह रहे हैं कि उसी राह पे, उसी धारा पे एक बार फिर से लौटती हुई दिख रही है। तो अजीज खान साहब, एक सवाल है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल इसी पे फोकस हैं, क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटी का वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है सभी विपक्षी दलों के लिए, कि इस बात को लेकर सब कम से कम एक लक्ष्य के साथ चल रहे हैं कि ये वोट बैंक उनके साथ आकर जुड़ने वाला है? देखिए राम मोहन जी, ऐसा है कि सवाल माइनॉरिटी का नहीं है कि उसको लोग क्या कह रहे हैं और मकसद लोगों का क्या है कि उसको जोड़ने का। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो हालात है, पिछले 9 साल हो गए केंद्र में बीजेपी को, आपने देखा कि इसी माइनॉरिटी के लिए बड़े बड़े वायदे किए थे माननीय मोदी जी ने। कहा था साहब कि ये जो समाज है ये बहुत ही पिछड़ा समाज है, ये दलितों से बदतर इसकी स्थिति है, चाहे वो आर्थिक तौर पे देखा जाए, सामाजिक तौर पे देखा जाए, शिक्षा, हर पहलू से आप देखें। आप रंगनाथ मिश्र और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी ये बातें निकल करके आई थी जी। लेकिन सच ये है कि पिछले 9 साल में मुस्लिमों के लिए खासतौर से आप इस बात को आप एहसास करें कि एक भी काम नहीं किया उनके उत्थान के लिए। ना तो किसी तरीके का कोई आरक्षण का व्यवस्था किया, ना ही उनके पढ़ाई की व्यवस्था की। इन्होंने कहा साहब बेटियों को मैं सम्मान दिला रहा हूं,
3 तलाक से मुक्ति दिला रहा हूं। साहब आप 3 तलाक की बात तो करते हैं, लेकिन वही बेटियां जो हमारी अनपढ़ है उनके पढ़ाने की कोई व्यवस्था आप नहीं कर रहे, उनके नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी क्या अजीज साहब? भाई जिस संविधान के तहत हिंदुओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन के बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं अजीज साहब आपको बताना तो पड़ेगा ना, उसको इसको एलेबरेट करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं और गहराई में जाके बताइए कि जिस संविधान के तहत और व्यवस्था के तहत स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदुओं के बच्चे, क्रिश्चियन के बच्चे, सिखों के बच्चे पढ़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए कोई अतिरिक्त आपको व्यवस्था चाहिए कि नहीं पढ़ने दे रहे हैं उनको? नहीं सुनिए, अरे भाई मैं आ रहा हूं उसी पे। देखिए सिर्फ एक नकली चेहरा आजकल चल रहा है, पसमानदा मुसलमान, मैं उनके साथ ये करूं। भाई किसी के साथ आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ना आप दलितों के साथ कर रहे हैं, ना पिछड़ों के साथ कर रहे हैं, और ना मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। मैं खुल की बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपका मकसद इनके उत्थान के लिए नहीं है। आप अगर उत्थान के लिए होता तो आज आप बिल्किस बानो का केस गुजरात में हुआ, क्या स्थिति पैदा की, किस तरीके से आरोपियों को आपने किस तरीके से फूलमाला पहनाया और कैसे कैसे स्वागत किया। झारखंड में इनके मंत्री ने क्या स्थिति पैदा की, सब आरोपियों को मेरा ऑब्जेक्शन है इस बात पे। प्लीज मैं आ रहा हूं, आरोप लगा रहे हैं सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, और आप जवाब दीजिएगा उस बात का। जी माला पहनाई। अरे भाई सिंह साहब रुकिए, कठुआ में क्या रहा? आपके मंत्रियों ने रैली तक निकाली है समर्थन में, जो रैली। सुनिए ठीक है, अरे भाई प्लीज आप सिंह साहब मैं आ रहा हूं, बस 30 सेकंड कोई तरीका है जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, आप एनसीआरबी का आंकड़ा ले ले, कोई भी आंकड़ा ले ले, दलितों के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। आज देखिए पूरे देश में हाहाकार है। कहने का मकसद है ना कानून व्यवस्था है, ना उनकी किसी तरीके की कोई सुरक्षा है, ना संरक्षा है। दावे बड़े बड़े हैं। ठीक है, दावे बड़े बड़े हैं, मैं आऊंगा इस पर। आपके पास कुछ सवाल है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ हैं। सिंह साहब आपका स्वागत है और आप जवाब देना चाह रहे हैं। सिंह साहब बोलिए। नहीं, पहली बात तो इनको जानकारी दे दूं कि इस सरकार ने जो सबसे पहला फैसला किया था आने के बाद, 5 करोड़ बच्चों के लिए, माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए वजीफा जारी किया था। आपने कहा बच्चों की चिंता नहीं करी। दूसरी बात, आपने कहा कि वहां पर गुजरात में किन्हीं को माला पहना दी, और उनके परिवार के लोगों ने माला पहनाई थी, भाजपा का उसमें कोई नहीं था जो माला पहनाने गया। तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इशू, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है साहब। कल जो पंजाब में हुआ, अब हमें अपेक्षा करते हैं कि हम सरकार भंग कर वहां इंटरफेयर करने जाएं। उनका काम है वहां पर चिंता करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, उनकी चिंता है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट उनकी चिंता करे। अभी जो राजस्थान में हुआ उसकी चिंता कौन करेगा? उसकी चिंता राजस्थान सरकार करेगी। कोई रोक रहा है उनको करने से, रोको तो बताइए आप। परंतु क्योंकि एक डुगडुगी बजानी है, और आपने कहा क्या किया, मैं आज आपको जानकारी देता हूं। देश के अंदर आज हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम आपके तो पूछ कर जाता था कि यह गांव मुसलमानों का या हिंदुओं का, तो बिजली दी जाती थी आपके यहाँ, आपके समय में, भूल गए आप। आज देश के अंदर हम सबसे निचली इकॉनमी थे, आज दुनिया की 5वें नंबर की इकॉनमी हो गई है, दुनिया की 5वें नंबर की इकॉनमी। और जिस दिशा में जा रहे हैं दुनिया सारी हमारी तरफ देख रही है। आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभ मिल रहा है, स्कीम के अंतर्गत। आज देश के अंदर 3 करोड़ बहनों को सिर पर छत दी गई है। आज देश के अंदर 11 करोड़ किसानों को समान निधि दी जाती है। आप किसकी बात करें सर? आप कुछ बात करिए ढंग से, किस सर अलग अलग आरोप लगाना है कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं। भाई आप पकड़ो, जिस राज्य में ठीक नहीं उस राज्य की बात करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा सिंह साहब आपके पास। इस वक्त रोहन गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अजीज साहब आपके पास भी मैं वापस लौट कराऊंगा, लेकिन रोहन गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज भी चाहे सोनिया गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, सभी की तरफ से एक बात ये कॉमन कही गई है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक तरह से नफरत का माहौल है जो इस सरकार में बन रहा है, उसको हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत होकर लड़ना पड़ेगा और फिर जनता सरकार भी बनाएगी। क्या आपको लगता है कि ये जो वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स है, इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ ही जाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कुछ इसी तरह की बात कर रही है, लालू प्रसाद यादव भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के मन से भी इसी तरह की कुछ बात हुई। क्या आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी आगे निकल जाएगी? रोहन गुप्ता जी। सॉरी, आवाज एक बार थोड़ा सा करेंगे, आपकी आवाज कट के आ रही है। जी रोहन गुप्ता साहब, सवाल मेरा यह था कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे हों या सोनिया गांधी जी हों, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को जो है दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और ये नफरत की सरकार है। हम लोग जो है
अब जब सरकार में आएंगे, एक तो रणनीति की आप लोग बात कर रहे थे, सरकार में आएंगे तो ये नफरत का माहौल खत्म करने का काम करेंगे। यही बात कमोबेश लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं, यही बात नीतीश कुमार जी के मंच से हो रही है। क्या मैं ये आपसे जान सकता हूं कि ये जो अल्पसंख्यक वाली लड़ाई है, इसमें कांग्रेस पार्टी को एज मिले, इसका क्या आधार है और क्या आप लोग सोचते हैं कि अल्पसंख्यक आपके साथ आए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये इसको आपको अल्पसंख्यकों की लड़ाई की तरह देखना चाहिए। भारतीय को बचाने की लड़ाई, जो भी पीड़ित है, शोषित है, दलित है, सारे लोग जो लोग भी पीड़ित है इस सरकार की नफरत की राजनीति से, उन सबके साथ में हम खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो नजरिया है कि अल्पसंख्यक की वोट बैंक में कांग्रेस आगे निकल जाएगी कि नहीं, बात मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है। ये सरकार ने जिस तरह से आवाज को कुचलने का काम किया है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जो मुहिम है वो भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई। सबको जोड़ के प्यार से जो राजनीति होती है, कांग्रेस ने एक एग्जाम्पल पेश किया पूरे देश के सामने, कहा ये पॉसिबल है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर अन्याय हो रहा है किसी के खिलाफ तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। और आज जो हम लोग अल्पसंख्यक की बात करें, हम लोग पिछड़ों की बात करें, हम दलितों की बात करें, हर तबके के लोग इस सरकार में परेशान हैं। हर तबके के लोगों का शोषण किया जा रहा है और एक भारतीय होने के नाते हर कांग्रेसी की और भारतीय की जिम्मेदारी है कि इस अन्याय के सामने अपनी आवाज को बुलंद करें। वही कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस चीज को वोट बैंक की नजरिए से देखना चाहिए। ये वोट बैंक की बात नहीं। आप एक तरफ कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो दबाया जाएगा हम उनकी आवाज बनने की बात करेंगे, तो क्या दबाया जा रहा है, कहां दबाया जा रहा है? क्योंकि आरपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं स्पेसिफिक बात करेंगे तब तो उत्तर दे पाएंगे। ये केवल एक बात कह देना कि सबको दबाया जा रहा है, किस बात का उत्तर दें फिर हम? देखिए, बिल्कुल देखिए, दबाया जा रहा है उसका मैं जवाब दूंगा आपको। जैसे अल्पसंख्यकों की बात करें, पूरे देश में जो लिंचिंग के मामले हो रहे हैं या जिस प्रकार के मामले हम पूरे देश में देख रहे हैं, ये एक मामला नहीं हुआ। भाजपा सरकार आने के बाद में लिंचिंग के मामले में 500% की वृद्धि हुई, वो जाने दीजिए। दलितों की हम बात करें, अब यूपी में हमने देखा है, कठुआ देखा, उन्नाव देखा, हर जगह के हम महिलाओं की हम लोग बात कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे मैं नहीं रुकूंगा, हम मीडिया की भी बात कर रहे हैं। जो भी मीडिया इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ भी ये सरकार लग जाती है। विपक्ष की बात करें तो ये सरकार का कुचलो और राज करो की जो नीति है कि दबा दो, आवाज को दबा दो, जो भी खिलाफ है उसको दबा दो, और एक मैसेज देने की ये सरकार की एक हमेशा तरीका रहता है कि एक आदमी को डरा दो जिससे 10 आदमी आवाज ना उठाए। उस प्रकार की राजनीति के सामने हम लड़ रहे हैं। और आज पूरे देश में जो हाल है, नफरत का माहौल, और कमल कब खिलता है? जब कीचड़ फैलता है। इस कीचड़ को हमको साफ करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा ने इसकी शुरुआत की है और ये प्लेनरी का यही उद्देश्य है कि देश में प्रेम से राजनीति होगी और जब ये कीचड़ हटेगा तब जनता के मुद्दों पे बात होगी, बेकारी पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी। आरपी सिंह साहब आपकी बात का उत्तर देंगे, लेकिन रोहन गुप्ता साहब, सरकार ने किए थे, आप कीचड़ साफ करने की बात करते हैं, नफरत मिटाने की बात करते हैं और आपके बड़े नेता ये नारे लगाते हैं कि कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। मोदी कह रहे हैं कि कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। अगर ये बात करेंगे और फिर कैसे नफरत की राजनीति आपको लगता है कि खत्म हो जाएगी? देखिए, हर बार आप कांग्रेस को ही ये पैमाना करें कि हमको ही सफाई देनी, हम नहीं देंगे। उसके पहले क्या वो देखिए ना, क्या किस अधिकार से पवन खेरा जी को जिस प्रकार से प्लेन से उतारा, कौन सा अधिकार था? आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन लीजिए। क्या इस देश में कोई कानून नहीं है कि किसी को भी आप प्लेन से उतार के उसको अरेस्ट करें? क्या हो रहा है ये देश में? जो हो रहा है आज की डेट में, आप क्या कह रहे हैं वो लीगल नहीं था? बात है ये हकीकत में भाजपा का गए तो अदालत में लेके ना, घर ले गए, अदालत में लेके गए और लीगल प्रोसीडिंग हुई उसके बाद। बिल्कुल नहीं। अरे आपको मालूम, भाई साहब आप क्या भाजपा के स्पोक्स पर्सन? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, आप मुझे करेक्ट कीजिए ना। कहां पे हुआ एफआईआर? कहां पे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। एफआईआर की कॉपी नहीं थी या अरेस्ट वारंट नहीं था। विदाउट एफआईआर की कॉपी, अरेस्ट वारंट दिखाए आप किसी को नहीं ले जा सकते। ये गलत था, प्रोसीजर फॉलो ठीक से नहीं हुआ है। आप चेक कर लीजिए, प्रोसेस तो फॉलो करेंगे। अगर उनको लगता है कि आसाम पुलिस ने कुछ एक्शन लिया है, प्रोसेस फॉलो करें। कहां पे अरेस्ट? प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे। और दूसरी बात की ये नफरत की जो बीज है ये आप ही लोगों का बोया हुआ है। 2 आरोप है। देखिए, अगर प्रोसेस पूरा ना होता तो फिर इनको बेल कैसे मिलती? अभी तो ये बेल पे है ना। अगर प्रोसेस था तो ही तो बेल मिली है। सर मैं क्या, कुछ भी बोलना, झूठ को बार बार बोलना, लगातार निरंतर झूठ को बोलना, प्रोसेस फॉलो नहीं रणनीति है। रोहन जी मैंने आपको टोका नहीं, अच्छी बात नहीं। देखो दोस्त, ये जो नई आदत सीख रही है ना आपने आम आदमी पार्टी से, ये छोड़ देनी चाहिए। आप राष्ट्रीय पार्टी हो, अब आम आदमी पार्टी जैसे मत बिहेव करो। नहीं, हमने किसी से नहीं सीखी। आप लोग झूठ बोलते हैं इसीलिए हमको किसी से असर पड़ गया। सर असर पड़ गया ना। अरे कब्र खुदेगी, इंशाल्लाह ये सब
ये जो कबर खोदे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये सब उसी की छाप है। अरे भाई ये साहब, आपका डीएनए नहीं था कभी, ये नया डीएनए आपने अरेस्ट किया आपने, हो गया आपकी बात। आपके है नफरत का, बिना एफआईआर के कोर्ट ने एक एक करके सर आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं बोल लूं सर अगर आपकी आगे हो तो। बोलिए सिंह साहब। नहीं नफरत, देखिए मैं माफी चाहता हूँ, आपसे प्लीज। अगर एफआईआर नहीं होती, और अगर वो कोर्ट में नहीं लेकर जाते तो कैसे बेल मिल गई? एफआईआर थी तभी तो बेल मिली, उसी एफआईआर के आधार पर बेल मिली है। बिना एफआईआर के बेल नहीं मिल सकती, नहीं तो फिर तो कोर्ट उल्टा कहता भैया आपने तो गलत अरेस्ट किया, आप आपके खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, सरकार के खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, असम सरकार के खिलाफ मुकदमा बनाएंगे। खैर इशू ये है कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक नए प्रकार का राजनीति शुरू कर दी देश में। कभी आपके मेरे बीच में 10 डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप मुझे गाली निकाल सकते हैं, राजनीतिक आपको छूट आपको मिल गई है, आपको जहां मैं आपके प्रति नाराजगी जाहिर कर सकता हूं, परंतु ये चीज होता कि मैं आपके पिता का उपहास उड़ाऊंगा, ये तो पहली बार होने लगा ना, और वो भी दिवंगत पिता का जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। परंतु आपने तो किया, आपने जानकर शरारत की पवन खेड़ा ने। अब उस पर कोई एक्शन होगा, किसी की भावनाएं हर्ट होगी, कोई कंप्लेंट दर्ज करेगा, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी तो आपको चुभेगा, स्वाभाविक आपको चुभेगा, क्योंकि अरेस्ट हो रहे हैं इसलिए चुभ रहा है। तो तब नहीं सोचा जब आप किसी की भावना हर्ट कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे पिता के ऊपर उपहास उड़ा रहे हो जिसने एक युग पुरुष जैसा पुरुष देश को दिया, जो आज देश को सबसे फ्रेजाइल इकॉनमी से देश की दुनिया की 5वें नंबर की इकॉनमी ले गया। आज पूरा दुनिया उनका लोहा मानती है। यूक्रेन और रशिया में से जब लोग निकालने होते हैं तो दोनों को कहा जाता है भैया थोड़ी देर रुकिए, युद्ध विराम करिए, हमें अपने बच्चे निकाल कर लेकर जाने। कभी सोचा था इस देश में ऐसा होगा? कभी ऐसा सोचा था कि पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होगी? कभी ऐसा सोचा था बालाकोट होगा? ये कभी सोचा नहीं था इस देश में, परंतु होने लगा। इसलिए इनको दिक्कत है कि इनके पास नीतियों का तोड़ नहीं है, इसलिए ये नई गिरावट है, और उस गिरावट पे कोई चेक लगाता है, कोई बात करता है तो इनको दिक्कत होती है। परंतु एक बात कहकर अपनी बात यार पार्ट समाप्त करूंगा। मैं अखबार में काम करता था 1987 के अंदर, मुझे याद है राजीव गांधी ने पोस्टल बिल लाए थे कि हमारा जो डाक आती है उसको वो चेक कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, राजीव गांधी पोस्टल बिल लेकर आए थे, और इंडियन एक्सप्रेस की क्या हालत की थी यार सबको याद है, कितनी मार पिटाई करी थी वहां पे, आपने पूरा अखबार बंद कर दिया था आपने। रोहन गुप्ता ये 87-88 की बात बता रहा हूं जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। रोहन गुप्ता जी देखिए, अभी जो आज मैं मानता हूं कि शायद आरपी सिंह जी सत्ता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मजबूरी देखिए, आरपी सिंह जी अच्छे आदमी है, मजबूरी देखिए कि 9 साल के शासन के बाद वो जो अपनी उपलब्धियां गिनवाते कितने मजबूर हो गए। कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ गई किसानों की आय दुगनी करने का वादा, कहाँ गए हर भारतीय को घर देने का वादा, कहाँ है हर भारतीय को 24 घंटे बिजली का वादा, सारे भी चले गए बाजू में। 9 साल में ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है कि जिसको अपनी उपलब्धियां जो बोला था, जो गोल्ड पोस्ट उनके प्रधानमंत्री ने सेट की थी, एक भी नहीं गिनवा पाते हैं। जो नोटबंदी के ढिंडोरे पीटते थे राष्ट्रवाद के नाम पे, आज तो नाम लेने को तैयार नहीं है। जीएसटी ने देश का बैंड बजा दिया। तो ये लोग गोल्ड पोस्ट शिफ्ट करने में लगे हुए हैं। उनको मालूम है कि जो वादा करके ये लोग सत्ता में आए, आज एक भी वादे के बारे में ये जनता के साथ में आंख नहीं मिला सकते हैं, इसलिए उनको अलग अलग बातें करनी पड़े। देश की जनता समझती है, और यही कांग्रेस का उद्देश्य है कि अब जो राजनीति होगी वो जनता के मुद्दों पे होगी। जो भाजपा भटकाने का काम करते हैं, नफरत फैला के, आग फैला के जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, देश अब उस पर वोट नहीं करेगा। देश अपने मुद्दों बीएचपी के प्रवक्ता श्रीराज नायर साहब हमारे साथ हैं, फिर मैं सिंह साहब आपके पास लौट कर आऊंगा, अजीज खान साहब भी हैं, लेकिन श्रीराज नायर साहब मैं छोटी सी टिप्पणी कर दूं जी, छोटी सी टिप्पणी, एक बहुत छोटी सी। सिंह साहब फिर नायर साहब। अरे वो भूल गए, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, ये बोला था मनमोहन सिंह जी ने। और जब एयरफोर्स के चीफ ने कहा था हमें छूट दे दीजिए 26/11 के बाद, अरे मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपके पास और कोई, आप आज भी विपक्ष में हैं आरपी सिंह जी, ठीक है, आज भी आप विपक्ष में हैं। अरे मैं आपको भी गिनाता हूं, सुनिए, 9 साल से आपकी सत्ता नहीं। सुनिए, डेटा सुन लीजिए, 1 करोड़ 49 लाख, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, ये सब मत करिए, गोल्ड पोस्ट शिफ्ट मत कीजिए। 2 करोड़ नौकरी 9 साल में, 18 करोड़ नौकरी गिनाइए, 18 करोड़ नौकरी गिनाइए मुझे। 18 किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं, 15 लाख आए कि नहीं आए, एक भी नहीं हुआ है। हर भारतीय को घर नहीं मिला। 5 ट्रिलियन की हुई इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन का वादा था, 5 ट्रिलियन का वादा था, 5 ट्रिलियन नहीं हुआ, आधी हो गई। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं हुई, ये तो आप मानेंगे।
आपका गोल पोस्ट क्या था? अब श्रीराज नायर साहब के पास में चल रहा हूं। श्रीराज नायर साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो अल्पसंख्यक की राजनीति है, जो सारे राजनीतिक दल एक एक करके कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कांग्रेस पार्टी भी जो फोकस उनका भारत जोड़ो यात्रा के दौरान था, उन्होंने कहा कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, उसमें भी इतना जो फोकस सिर्फ नफरत पर और जो पॉलिटिक्स जिस तरह की हो रही है उसको लेकर किया गया, बजाय इसके कि जैसे अभी रोहन गुप्ता साहब समझा रहे थे कि नौकरियां कितनी आई, रोजगार कितना मिला, इसको लेकर जनता से ज्यादा बात इस पे हुई कि नफरत बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसको घटाना है तो पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ आपको देखना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये वाली जो पॉलिटिक्स है ये विपक्ष के लिए एक तरह से गेम चेंजर अगले चुनाव में साबित होगी? देखिए राम जी, हमारे कहावत है, गधा जब चलता है और कोई गड्ढे में गिर जाता है तो वो भी अपना रास्ता घूम के जाता है। यहाँ पर लगातार एक के बाद चुनाव हारने के बाद भी विपक्षियों की आंखें खुल नहीं रही हैं और वो तुष्टीकरण की राजनीति में फिर मुलव्वस होते जा रहे हैं। आज देश में एक अच्छा माहौल है। 2004 के बाद कितने दंगे, 2014 के बाद कितने दंगे हुए, कितने ब्लास्ट हुए, देश में सुरक्षा का माहौल है, देश में एक अच्छा हिंदुत्व का वातावरण है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से हिंदुओं को दुय्यम दर्जे के नागरिक बनाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से कम्युनल वायलेंस बिल का लाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया था, जिस प्रकार से माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुल करके मंच से कहा था कि देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार मुसलमानों का था, तो तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हो चुकी थी और देश का हिंदू इसी डर से जाग गया। और आज एक हिंदुत्व का एक अच्छा अनुकूल वातावरण इसी वजह से है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की और उससे आज देश का हिंदू पूरे मैं केरल से हूं, पूरे देश भर में हिंदुत्व का एक वातावरण बना है। आज ये फिर भी जाग नहीं रहे, डेवलपमेंट विकास की बात न कर करके और हिंदुत्व की बात न करके फिर पुरानी राह पर चले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। फिर अब 2024 में देख लीजिए, 2019 में लेकिन नायर साहब सवाल ये है कि जब इस तरह की 10 सेकंड दीजिए जी। 2019 में कांग्रेस की 55 सीट आई थी, उनमें से 19 सीट केरल से आई थी क्योंकि शबरीमला का विषय था और वहां पे पंजाब से आई थी क्योंकि अमरिंदर सिंह की वजह से थी। अगर पंजाब और केरल ना होता तो कांग्रेस की 10 सीट भी नहीं आती। अब ये 2024 में इनका हालत डबल डिजिट भी टच करेंगे कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये खुद ही अपनी कब्र खोद रहे, ये बार बार कब्र की बात करते हैं, ये खुद कर रहे हैं, यही हम कहना चाहते हैं। नहीं, लेकिन जब रैलियां होने लगती हैं, एक क्राइम हुआ, क्राइम के बाद हिंदूवादी संगठन जाके रैलियां कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि ये सही माहौल है, ये सही तरीका है? देखिए राम जी, जिस दिन ये वाकया, हम उस वाकया कंडेम करते हैं। हमने सबसे पहले सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की। ये वाकया क्या एक्सीडेंट था, जल गए, जलाए गए, गाड़ी में आग लग गई, इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। इन्वेस्टिगेशन के बजाय सीधा हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल के ऊपर आरोप लगा रहा, कहां तक ठीक था? राजस्थान में पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा चुका है, कोलैप्स हो चुका है। वहां पर अपने फेलियर का ठीकरा ये बजरंग दल के ऊपर ढोना चाहते हैं, तो ये कहां तक सही है? हमारे यहाँ कहावत है 100 गुनहगार छूट जाएं परंतु एक बेगुनाह नहीं फंसाना चाहिए। ये लोग जानबूझकर, जो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं थे, जो घटना लोहारू की हुई है, गौ तस्कर का भाई बैठा है भरतपुर में, उसने अपने काल्पनिक कहानी बना करके कुछ लोगों का नाम दे दिया, तो राजस्थान की सरकार रात को 3 बजे जाके तोड़फोड़ एक गर्भवती महिला के पेट पे लात मारकर उसके बच्चे को मार दिया। ये इस प्रकार की तालिबानी हरकत कहां तक ठीक है? राजस्थान में कांग्रेस ने पिछली बार भी 0 किया, इस बार भी 0 होगा और देश भर में हम ये मानते हैं जिस प्रकार से ये हिंदुत्व के पीछे पड़े, आने वाले 2024 के चुनाव में ये डबल डिजिट टच नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, लेकिन बार बार ये जो बनाने की कोशिश होती है कि नहीं साहब, जानबूझ के अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, ये बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, वीएचपी कर रही है, बीजेपी कर रही है, संघ कर रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है कि वाकई फायदा मिलता है? या फिर जो जरूरी मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात हो, आवास पे बात हो, गरीबों को कितने मकान मिले, कितना बिजली है, कितना पानी है, कितनी सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे बात विपक्ष के लोगों को करनी चाहिए? देखिए रोहन भाई, बिल्कुल निश्चित तौर पे आप ठीक बात कह रहे हैं। विपक्ष इस पर बात करता है। आप देखिए कानून व्यवस्था की बात हुई, कानपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया
अभी देखिए उमेश पाल की किस तरीके से हत्या हुई, लेकिन जब विपक्ष सवाल उठाता है, देश की जनता सवाल उठाती है, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय क्या कहते हैं, सत्ता में बैठे लोग क्या कहते हैं कि साहब विपक्ष करवा रहा है। सब विपक्ष को कब तक पोसेंगे आप? भाई आप 6 साल से आप उत्तर प्रदेश में हैं, 9 साल से आप केंद्र में हैं, आप कोई भी जिम्मेदारी आप खुद नहीं लेते। जब कोई बात होती है साहब विपक्ष के ही इशारे पे अधिकारी चल रहा है, विपक्ष के ही इशारे पे साहब शासन प्रशासन चल रहा है, विपक्ष के ही लोग सारे क्राइम करवा रहे हैं। ये कब तक आप भागेंगे? सवाल इस बात का है, जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप शासन सत्ता में हैं, आप राजा हैं इस मुल्क के, आप जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे, महंगाई पे सवाल उठेगा, साहब कहेंगे कांग्रेस ने 60 साल राज किया। अब बेरोजगारी की बात आई, साहब कहें बेरोजगारी हम कैसे खत्म करें, क्योंकि हम तो अभी 9 साल हुआ। हमारा मकसद सिर्फ कहने का यह है कि आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, आप जनता को भरमाना चाहते हैं, और इसी वजह से आप हिंदू मुसलमान के नैरेटिव खड़ा करते हैं कि ताकि लोग सवाल ना करें। हम जानते हैं अजीज खान साहब, यही तो मेरा सवाल है, आपसे कि आप कह रहे हैं कि 9 साल से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव खड़ा हो रहा है, इसमें क्या विपक्ष बराबर का सहयोग नहीं कर रहा है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है गोल पोस्ट चेंज करने क्यों देते हैं? अगर बात शिक्षा की हो रही है तो शिक्षा पे होने दीजिए। सवाल यह है कि जो आपने कानपुर की घटना का जिक्र किया, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार बैकफुट पर आई, और उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले को लेकर वो कह रहे हैं कि देखिए गरीबों का मकान है और गरीबों के ऊपर कार्रवाई के लिए रोका गया है। अगर आप सही मुद्दे को सही तरीके से उठाएंगे तो बात आपकी भी सुनी जाएगी, लेकिन आप चाहते वही हैं कि नहीं, आप शफीकुर रहमान बर्क जो बोलेंगे, एसटी हसन जो बोलेंगे, अजीज खान जो बोलेंगे, इस पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। आप अभी भी मसला जैसे लोहारू का उठा, मैं एक बात कह देता हूं फिर आप इसका जवाब दीजिए, रागी साहब के पास में जाऊंगा। जैसे लोहारू का मुद्दा उठा, लोहारू का मुद्दा या लोहारू में मर्डर हुआ या घटना घटी या हादसा हुआ, वो क्यों हुआ, इसके पीछे जाने के लिए कोई तैयार नहीं, ये कहने के लिए कोई तैयार नहीं है उन युवाओं से कि ये जो गौ तस्करी होती है ये क्यों होती है, ये कौन करता है, और अगर इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो गोली क्यों चला दी जाती है। भाई एक सार्थक बहस इस पे भी तो होनी चाहिए। जो दोषी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पे तो संविधान की जो सबसे खतरनाक धारा हो उसके तहत कार्रवाई हो जाए, लेकिन जो सार्थक चीजें हैं उन पर क्यों नहीं जाना चाहते, बजाय इसके कि हर चीज को हिंदू मुसलमान से कनेक्ट कर दिया जाए। यह आपको नुकसान देने वाला है अजीज खान साहब। देखिए राम मोहन जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाया, और हम चाहते हैं ऐसे, समाजवादी पार्टी ऐसा चाहती है, देश की जनता यह चाह रही है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको उठाए जाएं। लेकिन आज बीजेपी क्या कर रही है, नैरेटिव सेट कर रही है। वो चाहती है जो असली मुद्दे हैं उस पर बात ना हो, उस पर बहस ना हो, महंगाई पर बहस ना हो, बेरोजगारी पर बहस ना हो, कानून व्यवस्था पर बहस ना हो। सवाल इस बात का है कि इस तरीके के नैरेटिव सेट कौन कर रहा है। अभी साहब कह रहे हैं कि बजरंग दल के ऊपर आरोप था। अरे भाई, सवाल इस बात का है कि अगर वहां पर हत्या हुई है, अगर वहां पे पुलिस इस तरीके से कहीं ना कहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन में आया है, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। आज उत्तर प्रदेश में उमेश पाल का जो कांड हुआ है, घटना, लगातार वो कई दिनों से कंप्लेंट कर रहे थे, पुलिस को उन्होंने सूचना दिया कि हमारे जान का खतरा है, लेकिन पुलिस उस पर संज्ञान नहीं लिया, पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। आज घटना हो गया और आप आंसू बहा रहे हैं, कोई फायदा है इससे? कानपुर में आप देखिए अधिकारियों के सामने किस तरीके से एक परिवार को जला दिया गया, किस तरीके से हालात पैदा हुए। सवाल इस बात का है कि ऐसी स्थितियां जब पैदा हो रही हैं तो सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इनके अधिकार में आज अधिकारी नहीं है, अधिकारी बेलगाम हो चुका है। आरपी सिंह साहब, एक जवाब इस पे, फिर रागी साहब के पास में जाऊंगा। आरपी सिंह जी, देखिए ये जो राजस्थान वाला मामला है, बिना जांच किए हुए, बिना उसकी पूरी पड़ताल किए हुए, अब उन्होंने नाम वापस लिया ना बाद में राजस्थान पुलिस ने, क्योंकि बिना जांच किए हुए आपने नाम दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने, मैं इन पर आरोप लगा रहा हूं कि आपने एक हिंदुओं के प्रति एक नैरेटिव बिल्ड करना है। आपको एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करना है जिससे आपको लगता है कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट ले सकते हैं। जो अभी कहा गया कि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि गौ तस्करी क्यों होती है, गौ की हत्या क्यों की जाती है, उस पर भी चिंता करें। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, अगर किसी को जलाया गया उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए, परंतु उसकी जांच हो जरूर। हम लोग इसके पक्ष में हैं, परंतु बिना बात का एक आरोप लगाना, एक माहौल खड़ा करना, एक बात। दूसरी बात, मैं अभी मुझसे पहले रोहन कह रहे थे, मैं डेटा देता हूँ एक इंडियन स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, मैंने अभी बैठे बैठे भी निकाला और मैं आपको भेज भी रहा हूँ। 1,15,00,000 पिछले साल, उससे पिछले साल 1,51,00,000, उससे पिछले साल 1,49,00,000 रोजगार सरकारी खाते के हैं। ये अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो कि स्वरोजगार के अंदर आता। तो ये डेटा है इंडियन स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, परंतु
आपको तो क्या कि एक प्रपंच रचना है, एक माहौल खड़ा करना है। आपके पास तुरंत आता हूं, पूरी बात हो जाए। एक बात छोटी बात हो। हाँ सिंह साहब बोलिए। एक छोटी बात हो और ये पूरे कोरोना काल के अंदर ये तो आक्षेप लगाते रहे कि हिंदुस्तान का तो बिल्कुल लुटिया डूब जाएगी, हमें तो बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी। पूरे कोरोना काल के अंदर दुनिया ने लोहा मान लिया कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर देश को बाहर निकाल लिया और उसके बाद जिस प्रकार से गरीबों की चिंता अब तक की जा रही है, ये तो कभी सोचा नहीं था इस देश में। दुनिया की इकॉनमी फेल हो रही है, कोलैप्स हो रही है, हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, इनको इस बात से दिक्कत हो रही है। तो क्या है कि दुनिया हमको एक अलग नजर से देख रही है, हमारे विपक्षी दल हमको अलग नजर से देखते हैं, देश की जनता एक अलग नजर से देखती है, विपक्षी दल अलग नजर से देखते हैं, इसलिए ये बार बार चुनाव हारते हैं। और एक बात सिर्फ क्या समाप्त करो, ये जो भारत जोड़ो यात्रा का इतना ढोल पीटते ना, अरे भैया अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव है, रिजल्ट आने तो पता लगेगा क्या भारत जोड़ो यात्रा का क्या आउटकम है। ठीक है, वो आउटकम पता लगा लेंगे। लेकिन रोहन गुप्ता साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो डेटा है इसमें गड़बड़ी है रोजगार वाले में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी इनकी सरकार ने अभी सरकारी नौकरियों की, मोदी जी ने एक योजना का अनाउंस किया था लास्ट ईयर, 1.5 लाख नौकरी देने का। अब ये बोल रहे हैं 1.5 करोड़ सरकारी नौकरी दी, ये डेटा इनका मालिक है, यही जाने। मुद्दा यहाँ पे क्या है, अभी आरपी सिंह जी डेटा की बात कर रहे थे, गोलपोस्ट मैंने सरकारी नहीं कहा, बोलते हैं कि मैंने सरकारी नहीं कहा, आप जनता को करके सत्ता में आए थे, आपने सरकारी कहा, अभी 5 मिनट पहले कहा सरकारी आंकड़े, और आपने कहा कि प्राइवेट अलग है, आपने ये कहा। मैंने अलग किया सर उसको। भाई साहब, आपकी सरकार खुद मान रही है कि हम नौकरी नहीं पा रहे हैं, और आपकी मुसीबत यह है कि जब बेरोजगारी का आंकड़ा पूरे 45 साल में सबसे ऊपर आता है, दिसंबर में जो आंकड़ा हाईएस्ट 10% सबसे ज्यादा पैसा, सुन लीजिए ना, जब बेरोजगारी का आंकड़ा, बीच में मत बोलिए, अभी आप मेरे को आम आदमी की एडवाइस दे रहे थे, अब बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में मत बोलिए, आप मेरे को जो एडवाइस दे रहे थे आम आदमी वाली, आप एडवाइस खुद याद कर लीजिए, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। आपने जो कहा, आज जो सीएमआई का आंकड़ा था 10% से ऊपर बेरोजगारी का दर हो गया, ये हकीकत है। 45 साल में सबसे ज्यादा ये हकीकत है। महंगाई का आंकड़ा, आरबीआई का जो लिमिट है 6% है, उसके ऊपर है। आप बैंक का इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहे हो, पर पेट्रोल का रेट कम नहीं कर रहे हो, यही आपकी हकीकत है। देखिए, देश की जनता जानती है कि ये सरकार ने हमेशा सिर्फ गोल पोस्ट शिफ्ट किए हैं। जो भी आपने वादे किए थे, अभी आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जीडीपी ग्रोथ की, आपने कहा था 5 ट्रिलियन, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था दिसंबर 2022 तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। आप बताइए हुई कि नहीं हुई? आप हवा में बात नहीं कर सकते आरपी सिंह जी, देश के सामने आपको ठोस बात करनी होगी कि जो वादे आपने टाइमलाइन के साथ में किए थे, जो जनता के, अरे बीच में आप मत करिए ना, एक्सक्यूज मत दीजिए। अब आपको कोई भी एक्सक्यूज ले आएंगे, आप कहेंगे युद्ध हो गया, जो युद्ध मोदी जी रोकने जा रहे हैं वो युद्ध आ गया, कोरोना आ गया, ये तो आएगा। आपने वादा जब देश की जनता को किया था, आप मान रहे हैं कि आज वो वादा पूरा नहीं हुआ, सारे भारतीयों को घर नहीं मिला, आपको मानना पड़ेगा। हर घर में आपने बिजली की बात की नहीं थी, वो भी आपको मानना पड़ेगा। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है आरपी सिंह जी, एक्सक्यूज आप कितने भी दे दो, जनता को जो 9 साल में वादे किए हैं आप उसको पूरे नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए आपकी मजबूरी है, मैं आपकी उसमें वो नहीं मानता हूं, आपकी मजबूरी है कि आपको नफरत की राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता ने आपको जवाब मांग लिया कि भाई साहब मैंने तो इसके लिए, मेरे 15 लाख के लिए आपको वोट दिया था, कहां है मेरे 15 लाख? ये सवाल का आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा। आपको 2 करोड़ नौकरियों का सवाल होगा तो आपको हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा। आपको हर भारतीय घर मांगेगा तो आपको हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा। आपकी गलती नहीं है इसमें, आपकी मजबूरी है। आप अच्छे आदमी हैं, आपकी मजबूरी है। सिंह साहब जल्दी। पर दिक्कत यह है कि ये तो मुसलमान करते हैं, ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए गाना गाते हैं, ये सिर्फ वोट बैंक की नहीं, उनके लिए चिंता नहीं करते। अरे उनके लिए कोई ये नहीं कि उनकी कोई चिंता करते हो। नौकरी की बात कर रहा हूं, अरे एक मिनट सर, कभी इन्होंने कहा कि बिजली पहुंची, आज देश के हर गांव तक बिजली, हर घर तक बिजली पहुंची। लाइव डिबेट में एग्जांपल दे दिया सर आपने, सर जो भाजपा देश में करती है। सर मैंने नहीं दिया एग्जांपल, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूं। देश के अंदर अगर इस सरकार ने 5 करोड़ बच्चों के लिए वजीफा जारी किया तो भारत सरकार ने जारी किया मुसलमान बच्चों के लिए। आपकी जानकारी दे रहा हूं, आपको सिर्फ किसान की आय दुगना हुई और उसमें भी सिर्फ मुसलमान की चिंता करनी है, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए, अरे किसान की आय दुगनी हुई है, आपकी जानकारी किसान की आय दुगनी हुई है, सर आपको नहीं बात है। अरे सर एक भी वादा नहीं किया है। अरे आपने काले कानून डाल के आय खत्म करने का वोट देता, तभी तो यूपी किसान मर गए, आपकी गलती के कारण किसानों की हत्या हुई।
लेकिन रोहन गुप्ता साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा कुछ सवालों के साथ, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रागी साहब जुड़े हुए, संगीत रागी जी। अगर इतना ही स्पष्ट और साफ तरीके से जनता के बीच जाना है कि हम रोजगार पे बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, हम मकानों पे बात करेंगे, तो फिर ये बीच में महिलाओं की सुरक्षा आ जाता है, दलितों आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है, जाति की राजनीति भी आ जाती है, और फिर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गलत अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है। क्या इनको सेट करने की जरूरत है? अगर इतना ही सपाट है कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, वो नहीं मिली और जनता को बदल देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसीलिए देश की जनता उससे दोबारा सत्ता में लाई है। यदि हम मान लेते हैं, रोहन जी की बात को मान लेते हैं, तो सबसे पहले तो इन्हीं से सवाल पूछा जाना चाहिए कि 54 साल तक आपने शासन किया, इस देश को एक विकसित देश क्यों नहीं बना दिए? 2% आपका ग्रोथ रेट होता था, जिसमें हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, 2014 में जब इन्फ्लेशन था तो 10.6% इन्फ्लेशन था, एवरेज इन्फ्लेशन यूपीए के समय। आज 6.4% इन्फ्लेशन है, फिर भी आप छाती पीट रहे हैं महंगाई है। आप जब छोड़ करके गए थे तो देश की स्थिति जो है वो 9वें स्थान पर विश्व की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें स्थान पर विश्व की अर्थव्यवस्था है। बिल गेट्स जैसे लोग कह रहे हैं कि भारत से उम्मीदें दिखाई दे रही है दुनिया में, और जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सब 3%, 2%, 2.5%, जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्था इस पे रफ्तार से काम कर रही है। फिर भी हमारा जो है वो 7% के आसपास का ग्रोथ रेट यदि प्रेडिक्ट किया जा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। तो ये आप एक राजनीतिक तुकबंदी हो सकती है। आपको जनता, कोई आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी जीरो है कि कोई भी आपके इन नारों से कोई इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के लिए किया है, यह दुख का विषय है। मुसलमानों के नाम पर इस देश में कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते एक मुसलमान, हिंदू, सिख सबको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम है इस देश में, जो कांग्रेस ने आज़ादी के पश्चात इस विभाजन, भारत को तोड़ने के पश्चात, इसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारत का इस्लामीकरण किया है और जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण के डर में भारत का हिंदू समाज कुछ बोल नहीं पाता है, उसको कम से कम एक उम्मीद बंधी है और अब वह खुल करके कम से कम कुछ अपने मंदिरों के बारे में बात कर लेता है। आज वह कुछ कह पाता है। इस इस्लामीकरण भारत का अंदर घून की तरह खाते जा रहा था और आज उसी के खिलाफ जब आवाज निकलती है तो इसका एक अभिप्राय ये बताया जाता है कि देखिए मुसलमानों के साथ जुल्म है। मुसलमानों के साथ नहीं जुल्म हो रहा है, जुल्म मुसलमान कर रहा है। सर तन से जुदा होने के नारे इस देश में आजादी के पश्चात खुलेआम लाखों की संख्या में किसने लगाया? मुस्लिम समाज के लोगों ने लगाया। इस देश में रोज जो है वो नफरत की आग, कहा जाता है कि ये मुस्लिम इलाका है, इसमें नहीं आओ। कल हिंदू यदि कह दे कि ये हिंदुओं का देश है, तब बड़ा कठिन हो जाता है, तब बड़ी परेशानी हो जाती है। केरला में एक गांव जो है वो हिंदू बहुल होता है, मुस्लिम बहुल होता है, तो कहता है अब इस गांव का जो मंदिर है उसमें घंटियां बंद हो जानी चाहिए। झारखंड के अंदर जो मुस्लिम इलाका है वहां कहा जाता है कि अब ये मुस्लिम इलाका है, अब जो स्कूल का जो छुट्टी होगा वो तो नमाज के दिन वो जो है वो शुक्रवार को ही होगा। बिहार में वही स्थिति है। तो ये जो इस्लामीकरण इस देश का 70 साल में कांग्रेस ने किया है, और मैं कहता हूं ये राष्ट्रीय विश्वासघात है, कांग्रेस का राष्ट्रीय पाप है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार गांधी परिवार की कांग्रेस के विषय में बातें कही। लेकिन अजीज खान जी बोलिए। देखिए रोहन जी, आपने कहा था ना कि गोल पोस्ट मत चेंज करो। पूरे डिबेट में चाहे आरपी सिंह साहब हो चाहे रागी जी हो, इन्होंने हिंदू मुसलमान के अलावा कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप देख लें जो अभी लेटेस्ट जारी हुआ 2020 आपने मुसलमान शुरू किया तब क्या था? बीच में नहीं आपने मुसलमान किया तब तो बहुत परेशानी थी। सर आप बहुत सम्मानित आदमी हैं, बीच में हम नहीं बोलते। आप सम्मानित आदमी, मुझे बात करने दें प्लीज। आप 2022 में
आप 2020 से 21 में 56% से 64% उत्पीड़न महिलाओं का बढ़ा है। इस बात को आप समझ लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा है। मानसून सत्र 27 जुलाई 2022 को लोकसभा में गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा 4484 इस वर्ष में हुआ है, 2022 में हुआ है। मैं जानना चाहता हूं जिसमें 952 उत्तर प्रदेश में हुआ है। सवाल इस बात का है, आप कहां डिनाई करेंगे? कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बाकायदा नोटिस तक कई दिए, कई सारे नोटिस बाहर सुप्रीम कोर्ट ने दिए, हाई कोर्ट ने कई बार तलब किया। हकीकत यह है आज पुलिस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है, लगातार लोग बेलगाम हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है और आप हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरफ गठबंधन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम एक विकल्प के तौर पर हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं इनके साथ गठबंधन हो जाना चाहिए, आरजेडी नीतीश जी के साथ आपकी भी ठीक ठाक बनती है। क्या आपका पैमाना अगर महिला उत्पीड़न है तो फिर आप राजस्थान का एनसीआरबी का डेटा नकार देंगे महिला उत्पीड़न के मामले में? रेप के सबसे ज्यादा मुकदमे कहां दर्ज हैं? देखिए, क्या नकार देंगे? नहीं, आपका आधार क्या है मुझे ये तो बताइए। एनसीआरबी का डेटा आधार है? मोहन जी, जब आपसे कोई सवाल करता है, आप सवाल करता है तो आप कहते हैं पहले अपना घर देखो, सब राजस्थान देखो, आप महाराष्ट्र देखो। अरे मैं जानना चाहता हूं कि जो हालात पैदा है देश में, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है, आप क्यों नहीं एग्री करते हैं? आप उसको गोल पोस्ट चेंज करेंगे। हम पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, आप कहेंगे राजस्थान देखो। नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहा मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। उत्तर प्रदेश ही देखिए, उत्तर प्रदेश ही देखिए, उत्तर प्रदेश ही देखिए आप सर, बिल्कुल उत्तर प्रदेश देखिए। उत्तर प्रदेश की बात होगी तो यूपी देखना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक बात कही, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और यह भी देखना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी पर एक केस दर्ज होता है और पंजाब की पुलिस, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार एक फिरौती के छोटे से फोन कॉल में उठाकर ले जाती है और वकील खड़े करती है सुप्रीम कोर्ट में। यह उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मसला है। अतीक अहमद जिसके गुर्गों के ऊपर कल मर्डर का आरोप लगा, कल मर्डर का जिसके ऊपर आरोप लगा, उस अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप जिन लोगों के ऊपर है, यार वो तो खुली किताब है, वो दरअसल आरोप नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश देखना पड़ेगा ना आपको। सर मैं वही कह रहा हूं, आरपी सिंह साहब ने कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, तो साहब आज स्टेट गवर्नमेंट में तो पूरी लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है ना उत्तर प्रदेश में। कौन जवाब देगा इसके बारे में? उमेश पाल जो है वो उन्होंने लगातार पुलिस का संरक्षण मांगा, कंप्लेन किया। आप देखिए कई बार वो लगातार पुलिस शरण में गए, लेकिन पुलिस ने मदद किया, नहीं मदद किया, क्या कांड हो गया? आज हत्या हो गई, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आरपी सिंह साहब कौन जिम्मेदार है बताइए, फिर मैं जाऊंगा रोहन जी के पास। होगी तमाम तरीके की, लेकिन एक शख्स की हत्या हो गई ना, वो आरपी सिंह इंसान तो नहीं वापस आ सकता। जी अच्छा, आपने एक शब्द भी कल जो पंजाब में घटना घटी, या परसों जो 3 दिन में जो पंजाब में घटना घटी, जिस प्रकार से पूरा थाना रैंसम पे लिया, एक शब्द में निकलेगा ना मुंह से? अरे सर एक मिनट सर, धन्यवाद सर। आप देखो आ रहा है जवाब आ रहा है जी। पंजाब से क्या लेना देना? हमसे सवाल कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। ओ पंजाब से क्या लेना देना, ये क्या मतलब? पंजाब से क्या लेना देना? पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब ने भुगता है, पंजाब ने भुगता है। 30,000 लोगों की हत्या हुई, 30,000 लोग गायब हो गए वहां से। आप कहते पंजाब से क्या लेना देना? पंजाब को वापस धकेल दोगे आप 1980 के दशक में, वापस से वहां पर खालिस्तान की मूवमेंट शुरू कराओगे आप। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर फिर वापस शरारत कराएगी वहां पर, फिर भी बोलेगा पंजाब से क्या लेना देना? गृह मंत्रालय आपके अंडर में है, आपकी जिम्मेदारी है वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए आप पंजाब का। इसमें समाजवादी पार्टी करेगी। अब देखिए गोल पोस्ट कैसे गोल पोस्ट बदला। समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अभी रुकिए सर। तो सबसे पहले हमको राजस्थान की चिंता करनी चाहिए, सबसे पहले चिंता फिर राजस्थान की करनी चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर की चिंता करनी है तो पहले राजस्थान की करनी चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में डिटेल से डिबेट की जरूरत है। और फिर मैं रोहन गुप्ता साहब के पास चलता हूं, लेकिन यह कहते हुए कि जब मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण देने की जरूरत हो तो छाता तान के खड़े हो जाइए, जब अतीक अहमद को संरक्षण देने की जरूरत हो तो छाता तान के खड़े हो जाइए, और वो जो अपराध करें तो कहिए कि पुलिस और एलआईयू इनकी सबकी गलती है, सरकार की गलती है, इनको रिजाइन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है और ये जनता को समझना पड़ेगा और जनता इस पे तय करे कि किसकी गलती है और उसको हरा दे। जब कार्रवाई हो तो इनको दिक्कत होती है। मैं तो ये कह रहा हूं जनता इसको अच्छी तरह से समझे और जिसकी गलती है उसको चुनाव में हरा दे, इसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं। लेकिन इसके खिलाफ जब सरकार जाके कार्रवाई करती है और किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कहते हैं बुलडोजर एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शख्स है वो अल्पसंख्यक है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, या तो वो अपराधी है
या फिर उसके अंदर आप अपना धर्म और जात ढूंढ लीजिए। रोहन गुप्ता साहब, क्या यह दिक्कत है और इस दिक्कत को एड्रेस जब तक विपक्ष के लोग मिलकर नहीं करेंगे कि उनकी धारा क्या है, तब तक हल नहीं निकलेगा? देखिए, अगर आपकी पूरी डिबेट जो लोग ने भी देखी होगी जी, जो देश में भाजपा कर रही उसका ट्रेलर इस डिबेट में देखने को मिल रहा है। जो पार्टी सत्कार में होती है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि जो जनता के मुद्दे हैं उसके ऊपर अपना परफॉर्मेंस दिखाए और उसके बाद में जो सामाजिक न्याय है वो सारे मुद्दे को भी उसके साथ में लेके चले। भाजपा क्या कर रही है कि हम लोग 9 साल में कुछ नहीं कर पाए, पर क्योंकि हिंदू मुसलमान का इशू है, आज जो हिंदू लाखों साल से करोड़ों साल से खतरे में कभी नहीं आया, हिंदू को किसी को खतरे में डालने की हिम्मत हुई, वो भाजपा शासन में ही क्यों हिंदू खतरे में आ जाता है? क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक हिंदू को खतरे में नहीं बताएंगे तब तक इनकी सत्ता की दुकान नहीं चलेगी। पर अब हिंदू समझ चुका है, हिंदू समझ चुका है, आतंकवादी था। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप ही के लोग थे। एक सेकंड सिंह साहब, एक बात का जवाब आ जाए, आपके पास भी रहूंगा मैं। कभी नहीं था, कभी नहीं था। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप हिंदू सुने, बीच में मत बोलिए, बीच में आपको आप हिंदू की ठेकेदारी मत लीजिए। मैं भी हिंदू, हिंदू भाजपा की बैसाखी का मोहताज नहीं, हिंदू समझता है क्या है। अरे आप बताइए ना, आपकी सरकार ने कहा था, वाजपेयी की सरकार ने कहा था कि राम सेतु नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको आंकड़े के साथ बोलता हूँ, 1998। अरे आपको मालूम ही नहीं है राम सेतु का किसने कहा था? फंस गए बोल के। वाजपेयी ने कहा था कि नहीं है, आप बोला था, बताया था वाजपेयी ने। अरे आप हो कौन? आप हो कौन? आप डिबेट कर रहे हो, आप एंकर हो क्या? सिंह साहब बात पूरी आ जाने दीजिए गुप्ता जी की, फिर आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा मैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? ये कौन है? सिंह साहब, कौन? आरपी सिंह साहब, ये आपकी नौकरी कौन ले रहा है? आरपी सिंह साहब, एंकर क्यों बन रहे हो? एक मिनट, आप एंकर क्यों बन रहे हो? क्यों बौखला रहे हो? अभी तो आप एग्जांपल दे रहे थे, क्यों बौखला रहे? क्यों बौखला? आपने कहा हिंदू, अरे आपने हिंदू की बात करी, मुझे लगा पूरी बौखला रहे, आप बौखला रहे, आप बौखला रहे, आप बौखला रहे। थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। हिंदू धर्म की ठेकेदारी मत लीजिए। आज कश्मीरी पंडित जब मरते हैं, जब कश्मीरी पंडित मरते हैं तब आपका हिंदुत्व मर जाता है। कश्मीरी पंडित मरे तब कहाँ गए थे तुम? बीच में मत बोलिए। ये अगर बीच में सिंह साहब, मैं भी बोलूंगा। सिंह साहब एक एक करके देखिए, आज पहली बार बढ़िया डिबेट चल रही है, आप दोनों की तरफ से बढ़िया फैक्ट रखे जा रहे हैं, बस एक एक करके जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बीच में मत बोलिए कि फिरोज जहांगीर गांधी का आज जो ठीक है सिंह साहब, हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं आता। अरे बौखला चुके हैं, ये पागल हो सिंह साहब, ये पागल हो चुके हैं। आपकी बारी आएगी, आप अपने पॉइंट रख लीजिएगा। अभी दोनों की बात में दोनों में से एक की बात नहीं सुन पा रहे। रोहन गुप्ता जी कंप्लीट कीजिए जल्दी, फिर सिंह साहब जवाब देंगे। आतुर हो रहे हैं वो जवाब देने के लिए। सुनिए, जो हिंदू धर्म की खतरे की, मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, हिंदू तुम्हारे कारण खतरे में थोड़ी आएगा। हिंदू जानता है क्या है, जब कश्मीरी पंडित मरते हैं तब हिंदू धर्म नहीं आता है, तब नहीं आता है क्या? अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। हिंदू मुसलमान कीजिए, देश की बात कीजिए, भारत की बात कीजिए। आपकी मजबूरी है कि 9 साल के कुशासन के बाद में आपकी मजबूरी है कि आपके पास कुछ बोलने को है। रोहन गुप्ता साहब, मैं तो कह रहा हूं कि इसी की बात होनी चाहिए जो आप ऊपर से कह रहे हैं, लेकिन अंदर की बात क्या आप ये नहीं समझते कि पंजाब में जेल मंत्री खड़े होकर विधानसभा में ये भाषण करते हैं कि मुख्तार अंसारी के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कितना पैसा खर्च किया? उसमें आपका अल्पसंख्यक तुष्टीकरण या माफिया तुष्टीकरण नहीं दिखता? एक सेकंड रुक जाइए सिंह साहब, एक एक करके सवाल जवाब होने दीजिए प्लीज। अगर आरपी सिंह चुप हो जाए तो मैं मेरी बात करूं। ये कितना बौखला गया। आरपी सिंह साहब बोलते रहेंगे तो मैं भी बोलता रहूंगा। मैं आपके पास आऊंगा, देखिए अरे बंद करिए अपना हिंदुत्व का नाटक, कुछ नहीं कर रहे आप हिंदू के लिए। ढोंग बंद कीजिए अपना, ठीक है? फर्जी हिंदुत्व मत एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करेंगे तो देखिए तू मैं होगी। कश्मीरी पंडित मरे नहीं, मैं बोलूंगा। अब सुन लीजिए बात को, कश्मीरी पंडित मरे तब कहाँ गया था आपका हिंदुत्व? कश्मीरी पंडित का क्या हुआ? कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ? बड़े तब क्यों चुप बैठे थे? एक भी कश्मीरी पंडित वहां पे रह नहीं पा रहा है। कहाँ गया तुम्हारा हिंदुत्व? 1989 में तुम्हारी सरकार में ये हुआ था, जनता दल और भाजपा की सरकार थी। 1989 जनता दल और भाजपा की सरकार थी, इसीलिए चुप रहे क्योंकि आपकी सत्ता थी। आपकी सत्ता में हिंदू मरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हिंदुओं से प्यार नहीं, आपको अपनी सत्ता से प्यार है। और यही कश्मीरी पंडितों की जिस प्रकार से कश्मीर में हत्या हो रही है पूरे देश ने देख लिया। आपको कोई हिंदू से मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको सिंह साहब आप जवाब दे रहे हैं, किसानों के ऊपर ठीक है, आपका पॉइंट पूरा हुआ। रोहन जी, किसान मर गए, हिंदू। आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं आपकी बात, अब जवाब ले लीजिए। 1000 से ज्यादा मरे, क्या किया आपने? अब जवाब ले लीजिए। आप
क्या बेरोजगार हिंदू नहीं? जवाब ले लीजिए रोहन गुप्ता जी। कौन सी आय आपने दुगनी कर दी? 1000 से ज्यादा किसान मर गए, इसमें कोई हिंदू नहीं थे? इसका विरोध किया। चुप हो जाइए आप, बंद करिए आप। आपके पास ये डिबेट एग्जाम्पल है, राहुल गांधी ने क्या एग्जाम्पल है कि आपके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं, गांधी का शब्द है आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है रोहन गुप्ता जी, 9 साल में आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है गुप्ता जी, लेकिन कम से कम सुनिए ना एक दूसरे को, तब तो पता चलेगा कि है कि नहीं। ये दर्शकों को तय करने दीजिए किसके पास है किसके पास नहीं है आपके पास। ये दर्शकों को तय करने दीजिए किसके पास है किसके पास नहीं है। सिंह साहब जवाब दीजिए, फिर जाना है मुझे शिवराज नायर साहब के पास। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनता के ऊपर छोड़ रहा हूं ना सर। मैं अगर आप आपस में तय मत कीजिए, जज मत बनिए, आप तो खुद पैनलिस्ट थे ना। आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें मेरा एक हिस्सा है। आप मत करिए ना, रुक जाइए आप मेरे लिए मत बोलिए ना। तो जनता को तय करने दीजिए ना। अब जनता के लिए भी नहीं बोलूं क्या? उनको चुप कर रहा है अब जनता के लिए भी नहीं बोलूं क्या रोहन गुप्ता? आप मत बोलिए ना, आप क्यों बोलेंगे? आप डिबेट कर रहे हो, जनता तय कर रही है ना, तो जनता को तय करने दीजिए ना। अभी आप ही तो बता रहे हैं किसी के पास कुछ नहीं बचा है। मैं कह रहा हूं फैसले मत सुनाइए, जनता को तय करने दीजिए किसके पास बचा है किसके पास नहीं बचा है। अब जवाब ले लीजिए। आपको क्यों समर्थन भाजपा को देना पड़ रहा है? अब समस्या आपकी ये है कि आपको समर्थन, जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपने दिया नहीं, उसका जवाब आपने दिया नहीं जो मैंने प्रश्न पूछा था। दे रहा हूं, नहीं मैं दे रहा हूं। क्या मैं दूंगा आपको? बिल्कुल दूंगा। किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। कोई भी किया आपने तो उसका क्या उत्तर है? वो हिंदुओं मुसलमानों, मैंने पूछा था कि जो आपने किया उसका क्या उत्तर है? मुसलमान का मत कीजिए आप, और आप कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं। मैंने जो पूछा था मुख्तार अंसारी पे, उसका क्या जवाब है? नहीं होना चाहिए, ये तो आदर्श वाक्य हो गया। जो किया उसका क्या है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी जो फैक्ट्स है आप चेक करिए, नहीं होना चाहिए। मैं फैक्ट चेक है, उसमें क्या है? आप बताइए ना फैक्ट्स कहां गलत है? कश्मीरी पंडित का क्या हुआ? अरे आप एंकर है कि भाजपा के प्रवक्ता है? अरे समस्या आपकी है, इसमें भाजपा कहां से आ गई भाई? मुख्तार अंसारी को आपकी पुलिस लेकर गई कि नहीं गई? मुख्तार अंसारी के लिए आपके कांग्रेस के वकील खड़े हुए कि नहीं हुए? कांग्रेस पार्टी की सरकार के झूठे क्या है? चुप नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग। ये झूठे क्या? भाजपा को चुप करवा पा रहे हैं? एक सेकंड रोहन गुप्ता जी, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। आरपी सिंह साहब, अरे आप भूल गए क्या? जी, आपकी दुकान चालू कर दी आपने, आपने दुकान चालू कर दी जी, नफरत की दुकान आप खोल के बैठे हो, हिंदू आतंकवाद बढ़ा है, जीटीवी खोल के बैठे। अभी समस्या यह है आरपी सिंह साहब, एक मिनट रुक जाइए। बंद कीजिए, हिंदू मुसलमान बंद कीजिए। अच्छा, मुख्तार अंसारी आपके लिए फिर कौन था? मैंने आपसे सवाल पूछा, इसका उत्तर दिया आपने। ये दुकान हमने चालू की। बिल्कुल गलत है, मैं आपको बोल रहा हूं। आप एंकर नहीं है, भाजपा के स्पोक्स पर्सन है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, इसमें भाजपा के स्पोक्स पर्सन कहां से आ गया? तो मत बुलाइए आप। मैंने तो सवाल पूछा आपसे कि मुख्तार अंसारी आपके लिए कौन था? माफिया था, मुस्लिम था, हिंदू था, कौन था? आपका आप बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसमें सपोर्ट कहां से आ गया? बता रहा हूं, अगर हुआ आपके हिस्से का सवाल का उत्तर आपके पास है कि नहीं है? मैंने ये पूछा। क्यों बोल रहे हैं फिर? जब भाजपा जवाब नहीं, आपकी डिबेट इसमें भाजपा के जवाब का मसला क्या है? मैं कांग्रेस से सवाल पूछ रहा हूं। समर्थन कर रहे हैं, यही मैं कांग्रेस से सवाल ना पूछूं। कांग्रेस बिना सवालों के साथ डिबेट में आना चाहती है। कर रहे हैं उनको। कांग्रेस बिना सवालों के लिए डिबेट में आना चाहती है। बात करिए ना, कांग्रेस बिना सवालों के लिए डिबेट में आना चाहती है। बेरोजगारी का पूछिए, महंगाई का पूछिए, सवाल पूछिए ना। अरे आपके हिसाब से डिबेट नहीं होगी। तो मैंने जो सवाल पूछा उसका आंसर तो दीजिए कम से कम, तब तो आगे बढ़ेगी बात। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, अरे मैं जवाब, अरे मैं सवाल पूछूंगा कि आप सवाल पूछने के लिए आए? अगर ऐसा कुछ भी है तो गलत तो नहीं होना चाहिए। अरे आपने किया, उसका क्या उत्तर है? ये तो मैं पूछ रहा हूं कि किया कि नहीं किया? को समर्थन कर रहे हैं। अरे आप समर्थन कर रहे हैं क्या भाजपा को? अरे मुख्तार अंसारी का मुद्दा उठाना बीजेपी का समर्थन हो गया। बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई। नहीं, मुख्तार अंसारी का मुद्दा उठाना बीजेपी का समर्थन हो गया। आपका कंसर्न है क्या? आपका 9 साल का नहीं, 15 लाख का सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल सवाल है। 2 करोड़ नौकरी बिल्कुल सवाल है। पूछा नहीं? अगर अधूरे बयान सवालों के हिस्से में आएंगे पूछा आपने नहीं? तो फिर इधर से आलू डालो, वो भी सवाल हो जाएगा। लेकिन वो सवाल नहीं उठाता हूं क्योंकि मालूम है कि कहां से वीडियो काट के लगाया आपने। 40 मिनट में बताइए 40 मिनट में कहां पूछा? नहीं, आपने नहीं पूछा। आपके सवालों का उत्तर नहीं दिया आरपी सिंह ने। पूरे देश की जनता देख, आरपी सिंह ने आपके सवालों का उत्तर नहीं दिया। मत खराब कीजिए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर है आपके पास कि नहीं है? मुख्तार अंसारी को पंजाब की कांग्रेस सरकार ने संरक्षण दिया था कि नहीं दिया था? जनता के सवाल अब उसका उत्तर नहीं आपके पास, तो बीजेपी का एंकर हो गया, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो गए। मैं कह रहा हूं कि सवाल का उत्तर नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे पास उत्तर है उसका। क्या है बताइए? आप भाजपा के स्पोक्स पर्सन है। मैं तो पूछ रहा हूं, उसका उत्तर दे दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा ना सर। बेकारी महंगाई की बात कीजिए ना।
आप नहीं है। पिछले 40 मिनट से किसकी बात हो रही है? जवाब दे रहा हूं आपको। पिछले 40 मिनट से किसकी बात हो रही है? क्योंकि आपकी दुकान बंद हो जाएगी। पिछले 40 मिनट से किसकी बात हो रही है? भी सवाल नहीं पूछा रोहन गुप्ता जी, पिछले 40 मिनट से किसकी बात हो रही है? पूछिए। अजीज खान बैठे हैं यहाँ, संगीत रागी बैठे हैं, आरपी सिंह बैठे हैं, किसकी बात हो रही है? उन्हीं विषयों के उत्तर आ रहे हैं। लेकिन समस्या है कि जहां आप फंसेंगे वहां पे एंकर फला पार्टी का है। यही है, हिंदू मुसलमान का एजेंडा चला रहे आप लोग। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? आपने बात शुरुआत भाई मुख्तार अंसारी खाली मुसलमान है? अरे कहां से तुष्टीकरण? भारतीय की सुरक्षा की बात करना, भारतीय की सुरक्षा की बात करना, मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की बात करना, भारतीय की सुरक्षा की बात करना है। आपको बता रहा हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। भारतीय की सुरक्षा की बात करना, शर्म आनी चाहिए। अभी मैं पूछता हूं कि अगर आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं और राजस्थान में महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर आवाज नहीं निकलती तो कोई बात नहीं होती। अगर वही सवाल नूह की घटना को लेकर आपसे पूछा जाता है कि आपके यहाँ से किडनैप हो गए लोग, तो आप कहते हैं नहीं, ये तो बीजेपी का सवाल हो गया। आपकी आंखों में पीलिया है, आपकी आंखों में पीलिया है तो पीला ही दिखेगा आपको। आपकी सही बात है, आपकी दुकान उसी पे चलेगी। सही बात है, मजबूरी है, मैं मानता हूं, बिल्कुल आपकी मजबूरी है। और यही तो आप कर रहे हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, लोगों के कारण ही कीचड़ फैलता है। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति ही आपकी दुकान चलाने का जरिया है। मैं तो कह रहा हूं ना महंगाई पे आई है, मैं कह रहा हूं बेरोजगारी पे आई है। एक मैं ही हूं इस डिबेट में जो आपको वहां खींच के लेके आ रहा हूं, लोगों के कारण ही, और फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है रोहन गुप्ता जी, तो मैं क्या करूं? समझ जाएगी और आपके जैसे लोग। अब देखिए, आप जवाब ले लीजिए। जो विषय आपने उठाए हैं वही विषय मैंने सबसे पहले उठाए थे। अगर नहीं हो तो वापस रिवाइंड करके देख लीजिए। लेकिन जैसे फंसते हैं वैसे निकलने, छोटा सा रूट मत अपनाइए, अपनी बार में भी उत्तर देते जाइए। पूछा आपने महंगाई का, पूछा आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, पूछा आपने, कोई सवाल नहीं पूछा। यही सवाल थे जिनके उत्तर दिए जा रहे थे। इसी बात को लेकर उन्होंने रोजगार का डेटा दिया जिसका खंडन भी आपने किया। अगर आपको फिर भी याददाश्त में दिक्कत है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं फिर से पूछता हूं, इस बार रोहन गुप्ता के कहने पर पूछता हूं। पहली बार तो मैंने पूछा था, अब आपका दिमाग इतना कमजोर है कि जिसका खंडन आपने किया कि नहीं ये रोजगार के गलत आंकड़े दे रहे हैं, उसका क्या इलाज करूं मैं? कमजोर है। आपने खंडन किया कि नहीं किया? आपके दिमाग, आप ये भी भूल गए होंगे। इसी डिबेट में आप खंडन करके गए हैं कि नहीं ये जो रोजगार के आंकड़े दिए गलत दिए। इसका मतलब है कि इस मंच से सवाल पूछा गया, इस मंच से उस सवाल का उत्तर देने की कोशिश की गई। गलत आंकड़े हैं। हाँ तो ठीक है, मैंने तो कहा था कि रोहन गुप्ता आपकी नजर में क्या ये गलत है? आपको अगर वो सवाल भी भूल गया तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? स्मरण शक्ति की दवाई यहां नहीं बढ़ती जी न्यूज पे। स्मरण शक्ति निजी होती है, और आपको अपनी निजी स्मरण शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए योग कीजिए, ये सलाह दे सकता हूं। जिस एंकर के दिमाग में जंग लग गया उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं। आप उन्हीं के साथ अब तक बैठते रहे जिनके दिमाग में जंग लगा है। ये एकदम खुला दिमाग है, नया दिमाग है, और इस दिमाग में कुछ भी नहीं लगा अभी। बिल्कुल घबराइए मत। लेकिन आपकी स्मरण शक्ति का इलाज मेरे पास नहीं है। मैं फिर से यही सवाल पूछता हूं, समय बर्बाद करने के बजाय। आरपी सिंह साहब, आपकी विश्वसनीयता, हाँ मेरी विश्वसनीयता, मैं ही इस संसार का सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति हूं। मेरी विश्वसनीयता को लेकर आप प्रश्न उठाते रहिए, लेकिन पार्टी की विश्वसनीयता का थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए। जनता जानती है, जनता मेरे काम भी जानती है, जनता आपके काम भी जानती है, और उसके उदाहरण पूरे देश में फैले हुए हैं। वो छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सार्वजनिक जीवन में आप भी हैं और मैं भी हूं। इतना कीचड़ मत फैलाइए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संवाद की वजह से जो बाकी मेहमानों से मैं सवाल नहीं ले पाया, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।